गढ़वाल वंश ने उत्तर प्रदेश और बिहार में शासन किया और इनका टाइम पीरियड है 11वीं और 12वीं शताब्दी। इसकी स्थापना की थी चंद्रदेव ने 1090 से। अभी भी वॉइस रिकवर। ठीक है, एक मिनट में सेटिंग तो ठीक है। चंद्रदेव इसके संस्थापक हैं और 2 राजधानियां हैं इसकी, वाराणसी और कान्यकुब्ज। रहने वाले ये थे विंध्याचल पर्वत के आसपास पर्वतीय भागों में। और इनका सर्वप्रमुख लेख मिलता है चंद्रावती अभिलेख। चंद्रावती लेख में कहा गया है कि इसका प्रमुख पुरुष था यशोविग्रह। ये भी प्रतिहारों के सामंत थे। हेलो सीमा। गढ़वाल अभिलेखों में कहा गया है कि यशोविग्रह ने संपूर्ण धरती को जीत लिया और न्यायपूर्ण साम्राज्य स्थापित किया। वस्तुतः यशोविग्रह 11वीं सदी के कलचुरी शासक गण का सामंत था। कलचुरी शासक भी उस इलाके में शासन करते थे। यशोविग्रह के पुत्र का नाम मिलता है महिचंद। महिचंद ने स्वयं को कहा नृप, नृप मतलब होता है राजा। तो गढ़वाल कलचुरियों से मुक्त होने के लिए प्रयासरत थे। चंद्रावती लेख से यह भी पता चलता है कि देवपाल के पतन के बाद, जो कि पाल शासक है, गढ़वालों ने कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया। ये देवपाल पाल वंश का तो था, लेकिन इस समय तक आते आते गुर्जर प्रतिहारों के अधीन हो गया था और कान्यकुब्ज पर शासन कर रहा था। चंद्रदेव ने 1890 के आसपास अपने आप को फ्री घोषित कर दिया। सारनाथ अभिलेख में लिखा है कि गढ़वाल और राष्ट्रकूट ये दोनों अलग अलग वंश थे। गढ़वाल वंश के 4 प्रमुख अभिलेख मिलते हैं। पहला चंद्रदेव का चंद्रावली दानपत्र, कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख, मदन पाल का राहन अभिलेख, बसही अभिलेख, गोविंद चंद के वाराणसी अभिलेख, लार देवरिया में है, कमोली ताम्रपत्र, इन अभिलेखों के माध्यम से हमें इस वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अधिकांश लेख काशी से ही मिल रहे हैं, तो इनके प्रभाव का क्षेत्र काशी ही था। राहन और बसही ये दोनों अभिलेख हैं मदन पाल के। वर्तमान मानचित्र में इनकी स्थिति देखी जाए तो ये उत्तर प्रदेश सारनाथ के आसपास का इलाका, सारनाथ बनारस के पास ही है। और मुसलमान लेखक भी इनको काशी नरेशी कहते हैं। 2 राजधानियां थी, इतना विस्तृत साम्राज्य था
कन्नौज और वाराणसी। एक किताब है, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, कृत्यकल्पतरु। इसका लेखक है लक्ष्मीधर। और एक और प्रसिद्ध कवि है श्रीहर्ष। ये दोनों गढ़वालों के आश्रित कवि थे। गढ़वाल शब्द कैसे बना? गढ़वाल शब्द बना है गह्वर से। ग्रव्याल, इसका मतलब होता है धरती की बुराइयों को मिटाने वाला। चंद्रावती लेख इसका सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है, चंद्रदेव का ही है, और इसमें इसे काशी, कन्नौज, कौशल, इंद्रप्रस्थ इसका शासक बताया गया। लेकिन दिल्ली पर गढ़वाल शासन कैसे आ गया, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि दिल्ली उस समय तोमरों के आधिपत्य में थी। बाद में चौहान इस पर काबिज हो गए। बसई अभिलेख में भी मिलता है, लिखा हुआ स्पष्ट कि कान्यकुब्ज को चंद्रदेव ने राजधानी बनाई। लेकिन गोरी का आक्रमण हो गया, और कान्यकुब्ज से हट करके इनको बनारस शिफ्ट होना पड़ा। तो मुस्लिम शासक भी जैसे हसन निजामी, मिनहाज शिराज, अली इब्न अल अथर, इनको बनारस का ही राजा बताते हैं। हाँ, गढ़वाल कास्ट है, यूपी में भी है, अभी भी है। भारत के मानचित्र पे देखा जाए तो गढ़वाल राज्य ये था। बहुत विस्तृत राज्य तो नहीं था, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ था। हाँ, ये वही है, सेम है। राजपूतों के एक गोत्र है, डायनेस्टी। तो इसमें कई शासक हुए। चंद्रदेव तो संस्थापक ही हैं। मदन पाल, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र, जयचंद। जयचंद से हम सभी लोग बहुत ही फेमिलियर हैं, क्योंकि इनकी बेटी को पृथ्वीराज चौहान उड़ा ले गए थे। हरिश्चंद्र और अदकमल। अदकमल की स्थिति संदिग्ध है कि हुए भी कि नहीं हुए। अब एक एक करके इन शासकों के बारे में अगर हम बात करें, इनकी उपलब्धियों को समझना आवश्यक है। इनकी मूवी कौन बना रहा है? चंद्रदेव, चंद्रादित्य। एक 1090 से 1130। ये वो जमाना था कि जब गजनवी का आक्रमण हो रहा था, मतलब इसके पहले गजनवी का आक्रमण हो चुका था, और बहुत सारे शासक पतन हो चुका था, जैसे गुर्जर प्रतिहार, परमार, कलचुरी, ये सब मिट चुके थे। और इन्हीं भग्नावशेषों पे चंद्रदेव का उदय हुआ उत्तर भारत की राजनीति में। तो इन्हीं को संस्थापक माना जाता है। और अभिलेखों में इन्हें ही कहा गया परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कुरांत द्विषण मंडल।
क्रांत ट्यूशन मंडल। सॉरी, हाँ 1103 होगा, यस। बसही अभिलेख में चंद्रदेव को भोज, परमार और कलचुरी कर्ण का उत्तराधिकारी कहा गया है। इससे पता चलता था कि यह परमार और कलचुरी इन दोनों का सामंत था। अच्छा आदित्य, तब तो बड़ा अच्छा मूवी हो गया, क्योंकि बनारस पर गढ़वालों के पहले कलचुरियों का शासन था और कलचुरी शासक यशकर्ण को भी हरा करके चंद्रदेव ने बनारसी पर कब्जा किया था। इंद्रप्रस्थ के आसपास के इलाकों में तोमरों ने भी चंद्रदेव की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। आर.एस. त्रिपाठी ने इस पर बहुत काम किया है और ये कहते हैं कि चंद्रदेव ने कन्नौज का प्रदेश गोपाल से जीता। गोपाल को अभिलेखों में कहा गया है गढ़पुराधिप। अधिपुराधिप का मतलब होता है कन्नौज का राजा। कन्नौज से ही चंद्रदेव के 4 अभिलेख मिले। पाल वंश में किताब लिखी गई रामचरित्र। रामचरितम में स्पष्ट उल्लिखित है कि रामपाल के सामंत ने गहड़वालों के बंगाल विजय को रोक दिया। इसके बाद आता है मदन पाल। ग्यारह सौ तीन ईस्वी से 13 ईस्वी तक चंद्रदेव का उत्तराधिकारी है। गजनी से इनके काल में एक और आक्रमणकारी आया था, हमीर। इसने उसका सामना किया। इसको मसूद तृतीय के नाम से भी जानते हैं। और एक राइटर है सलमान, और उनकी रचना है दीवाने सलमान। दीवाने सलमान में लिखते हैं कि इसने महमूद गजनवी को बंदी बना लिया, मदन पाल ने। सॉरी, मदन पाल को गजनवी ने बंदी बना लिया। राहन अभिलेख है। इससे पता चलता है कि मदन पाल का बेटा था गोविंद चंद्र। इसने तुर्कों से इतना लंबा संघर्ष किया कि मदन पाल को छुड़ा लिया। गोविंद चंद्र को तुर्कों को पैसे भी देने पड़े। तो गढ़वाल अभिलेख में गोविंद चंद्र को महान योद्धा बताया गया है और इसी की वीरता के कारण महमूद गजनवी को गढ़वालों से संधि करनी पड़ी है। कृत्य कल्पतरु में लिखा है कि गोविंद चंद्र ने गजनवी के सेनापतियों की हत्या कर दी। गोविंद चंद्र की बैठी हुई लक्ष्मी की नागरी लिपि में अंकित स्वर्ण मुद्राएं मिली। ये लक्ष्मी की आकृति यहां बनी हुई है बैठी हुई, और इस पर अंकित है इनका नाम। इनका शासन है 1114 से 1155 ईस्वी तक। मदनपाल और इनकी रानी थी राल्हा।
देवी, इनका बेटा था। गढ़वालों को इसने उत्तर भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया। इसकी उपाधि थी राजत्रयाधिपति। यानी अश्वपति, गजपति, नरपति, इन तीनों का राजा। राज्य त्रयाधिपति। इसके सिक्के जो हमने आपको दिखाए, ये कलचुरी शैली के सिक्के हुए सकते। और इसके समय में पालों का भी आक्रमण हुआ। पालों के आक्रमण को इसने निर्मूल कर दिया, सफल प्रतिरोध किया। पाल शासक रामपाल से संबंधित कुमार देवी से इसकी शादी हुई। कुमार देवी का एक प्रसिद्ध अभिलेख है सारनाथ अभिलेख। सारनाथ अभिलेख में गोविंद चंद्र के लिए कहा गया है कि दुष्ट तुरुष्क वीर से वाराणसी की रक्षा करने के लिए स्वयं शिव ने उसे विष्णु के अवतार के रूप में नियुक्त किया। ये कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, दोनों एक ही देवनागरी नागरी। इसी गोविंद चंद्र का दरबारी कवि था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की कानून और नियमों पर 2 किताबों की रचना मिलती है, कल्पद्रुम और कृत्य कल्पतरु। मुंगेर, पटना, मालवा, ये सारा इलाका इसके आधिपत्य। जब ये इन इलाकों को जीत रहा था और जीत की पुष्टि हुई, जय विजय कर रहा था, उसी समय इसका बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम रख दिया जयचंद। बेटा नहीं था, एक पौत्र था। एक नाटक है रंभा मंजरी, इसके लेखक कौन है? रंभा मंजरी के लेखक कौन है? नयन चंद। जयचंद नहीं, नयन चंद। इसमें गोविंद चंद्र के तमाम विजयों का उल्लेख मिलता है। चोलों से भी इसने मित्रता का संबंध स्थापित किया। और तृष्णापल्ली में चोलों का प्रसिद्ध मंदिर है गंगईकोंडपुरम। गंगईकोंडपुरम से गढ़वाल लेख मिला है, जिसमें गढ़वालों की वंशावली उत्कीर्ण है। यशो विग्रह से लेकर के चंद्रदेव तक, यशो विग्रह, महीचंद्र, चंद्रदेव वगैरह वगैरह। ये है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। प्रबंध चिंतामणि में लिखा है,
कि चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ने गोविंद के दरबार में, कन्नौज के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था। और ऐसा भी प्रमाण मिलता है, जैसे श्रावस्ती अभिलेख में दिल्ली से लेकर के पूर्वी मालवा और पश्चिमी बिहार तक गोविंद चंद्र का राज्य मिलता है, विभड़ित। तो चूंकि इतना विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसको विरुद्ध रखा गया, समस्त राज चक्र संशोधित चरण। और इसी के नेतृत्व में कन्नौज फिर एक महत्वपूर्ण राजधानी नगर बन गया, काशी को दूसरी राजधानी बनाया। धार्मिक रूप से सहिष्णु था, विद्वान था, इसीलिए इसको अभिलेखों में कहा गया है विविध विद्या विचार वाचस्पति। उड़ीसा में एक जगह है उत्कल, उत्कल के बौद्ध भिक्षु थे शाक्य रक्षित। और चोल राज्य में बौद्ध भिक्षु थे वागेश्वर रक्षित। ये दोनों पास ही रहते थे जेतवन में। जेतवन बौद्ध विहार का संचालन करते थे, तो जेतवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 गांव दान में दे दिया था गोविंद चंद्र ने। इसके बैठे हुए लक्ष्मी के सिक्के सोने के भी हैं, चांदी के भी हैं, तांबे के भी हैं, कलचुरी सिक्कों का नकल है। व्यक्तिगत रूप से ये शैव धर्म को मानता था, शैव सूर्य वासुदेव। और इसकी रानी जो कुमार देवी थी वो बौद्ध थी। कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र विहार का निर्माण करवाया। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं गोविंद चंद्र की। गोविंद चंद्र के बाद आते हैं विजय चंद्र। इनको मल्लदेव भी कहा जाता है। और 1155 से लेकर के 1169 तक इन्होंने शासन किया। जौनपुर में अटाला देवी मंदिर का निर्माण इनका है। बाद में इसको अटाला मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया शर्की शासकों के द्वारा। इसी का बेटा है जयचंद। जयचंद ने अपने बाप को कहा है त्रिविक्रम की उपाधि थी। इसी समय लाहौर के एक शासक, मुस्लिम शासक खुसरो मलिक ने अटैक किया, जिसको विजय चंद ने पराजित कर दिया। विजय चंद के कमौली अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। त्रिविक्रम विजय चंद की उपाधि थी। बनारस में है कमौली।
ये हटाला देवी मस्जिद अभी बन चुका है, पहले मंदिर था। जौनपुर में। गजनवियों ने आक्रमण करना शुरू किया और विजयनगर से विजय चंद्र परेशान हो गया। पश्चिमी सीमा को इसने सुरक्षित बनाने की कोशिश की। इस चक्कर में पूर्वी सीमा इसकी अछूती रह गई। हाँ, टाइटल अटाला है। और बंगाल में सेन वंश ने इसका लाभ उठाया। सेन शासक हैं लक्ष्मण सेन। ने गढ़वाल वंश के पूर्वी सीमा पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। लक्ष्मण सेन के आज भी प्रयाग और वाराणसी में विजय स्तंभ मिलते हैं, लेकिन बाद में विजय चंद्र ने फिर से जीत लिया इनको। इस विजय की पुष्टि होती है बिहार के सहसाराम से। सहसाराम में ताराचंडी प्रतिमा लेख। अटाला देवी मस्जिद नहीं, अटाला मस्जिद। ताराचंडी प्रतिमा लेख है 1168। स्वीकार अस्वीकार का प्रश्न वहां होता है जहां सौहार्द, जहां जबरदस्ती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस का समीकरण है, वहां कैसा स्वीकार कैसा अस्वीकार। देवमित्रा, only this comment I am able to see. ना स्वीकार करो कि मस्जिद है तो तुम्हारे स्वीकार अस्वीकार करो। जहां आक्रांता है, लक्ष्मण सेन ने अटैक किया था। बंगाल में लक्ष्मण सेन का पोर्ट्रेट ऐसा मिलता है। रिफ्रेश करो तो वर्क करेगा। विजय चंद्र ने ही एक और कवि को आश्रय दिया था, श्रीहर्ष। श्रीहर्ष ने किताब लिखी है नरसद चरित्र और श्री विजय प्रशस्ति। श्री विजय प्रशस्ति अब उपलब्ध नहीं है, विलुप्त हो गई। कमौली अभिलेख है, बनारस के पास एक जगह है कमौली, और यह है विजय चंद्र का। इसके बाद इनके यशस्वी पुत्र आते हैं जयचंद। लैंग्वेज का तो मुझे भी नहीं पता है, देखना पड़ेगा। अब सब कुछ देवनागरी में हो रहा है तो ये देवनागरी में होगी, और क्या हिंदी में होगी। अगले शासक हैं जयचंद। आखिरी शक्तिशाली शासक इनको माना जा सकता है।
लेकिन फरिश्ता इसको भारत का सबसे बड़ा शासक बताता है और कहता है कि इसका साम्राज्य चीन तक फैला हुआ था, चीन से मालवा तक। ताज उल मासिर किसकी रचना है? निजामी की। यह कहता है कि इसके सैनिकों की संख्या जैसे रेत के कण असंख्य होते हैं ना, वैसे इसके सैनिकों की संख्या असंख्य थी। पृथ्वीराज रासो भी ऐसा ही कुछ कहता है। तो जहां पे अपना साम्राज्य इधर फैलाया था, वहीं पे दिल्ली और आसपास में पृथ्वीराज चौहान का शासक था। तो स्वाभाविक है इन दोनों में संघर्ष हो, जेलसी हो। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर अटैक किया। उत्तर प्रदेश में एटा जिले में यमुना तट पर एक जगह है चंदावर। चंदावर के युद्ध में 1194 में इसकी मौत हुई। हसन निजामी यह भी लिखता है कि जैसे इसकी मौत हुई, वैसे ही गौरी की सेनाओं ने बनारस के मंदिरों को नष्ट कर दिया और गढ़वालों के सामंत गोरी के सामंत बन गए। और जब गोरी इनको मार रहा था तो कोई ये बचाने नहीं आया, और पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच शत्रुता थी संजोगिता को लेकर। संजोगिता अत्यंत रूपवती थी और पृथ्वीराज चौहान उसे प्यार करते थे। पृथ्वीराज रासो तो कुछ और ही बात करता है कि गोरी और जयचंद्र ये दोनों मिले हुए थे और जयचंद्र ने ही पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए गोरी को आमंत्रित किया था। एक और किताब है पुरातन प्रबंध संग्रह। इसके अनुसार पृथ्वीराज के एक मंत्री ने ही गोरी को आमंत्रित किया था। पॉसिबल है। जयचंद्र विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसके जमाने में पुरुष परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ के रचयिता थे विद्यापति। ठक्कर फेरो रत्न परीक्षा के थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। एक नाटक लिखा गया रंभा मंजरी। इसको लिखा, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, नयन चंद्र ने। एक और किताब की रचना हुई जयचंद्र प्रकाश। और इसकी रचना किसके दरबारी कवि भट्ट केदार ने। जय मयंक यश चरित्र के रचयिता थे मधुकर। नहीं, रंभा मंजरी के हैं नयन चंद्र। खैर, जय मयंक यश चरित्र और जयचंद्र प्रकाश ये दोनों विलुप्त हो चुके हैं। और इसके दरबार का प्रसिद्ध विद्वान है श्रीहर्ष। और श्रीहर्ष विजयचंद और जयचंद दोनों की सभा में थे। श्रीहर्ष ने 2 किताबें लिखी हैं। कौन कौन सी?
खंडन खंड खाद्य और नैसद चरित्र। ये जिस शैली में लिखते थे इसे कहा जाता है अलंकार शैली। अलंकार शैली के सर्वश्रेष्ठ काव्यकार थे। इसके बाद आते हैं हरिश्चंद्र। जयचंद्र के मरने के बाद अंतिम शासक, और इनको कोई शर्म नहीं आई इतनी लंबी उपाधि धारण करने में। जौनपुर के पास एक जगह है मछली शहर। 1158 में मछली शहर में जौनपुर के पास एक स्तंभ लेख पाया गया। इसमें इनकी उपाधि मिलती है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वराश्वपति नरपति गजपति राजत्रयाधिकापति विद्या विचार वाचस्पति। हाँ तो ये खंबा ढूंढ लो जरा सामने और इस खंबे पे लिख के आओ चल झूठा। इन्होंने सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। एक बार और बताता हूँ। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वराश्वपति नरपति गजपति राजत्रयाधिकाधिपति विद्या विचार वाचस्पति। ये तो इनकी उपाधि थी, लेकिन इनकी हकीकत क्या थी? यह गोरी के इक्तेदार थे। महमूद गोरी के इक्तेदार थे। और इनके राज्य में सिर्फ कन्नौज और वाराणसी पर ही इनका अधिकार था, लेकिन फरिश्ता दावा करता है कि कन्नौज पर गोरी का अधिकार था। क्या परम भट्टारक परम के बाद परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वराश्वपति लिख देना नरपति गजपति राज्य त्रयाधिकापति विद्या विचार वाचस्पति। तन की भी शर्म नहीं आई इनको इस खंबे पे इतना बड़ा झूठ लिखवाने। अच्छा, इसमें से कई उपाधियां इनके बाप दादाओं की है। टोटल प्लेजरिज्म है। तो मछली गांव में रहने वाली सानवी, ढूंढो इसके खंभा कहाँ है। गजपति यानी हाथी के मालिक। जाऊंगी तो ढूंढूंगी कहाँ हो अभी। मुंबई में हो? कोई बात नहीं, जाना तो ढूंढना।
थे गोरी के अंदर। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका अंत क्या हुआ इस किसी को नहीं पता। अचानक इल्तुतमिश जब क्रोधित होकर के इसके राज्य में आता है तो अजय सिंह को पाता है, और अजय सिंह को हरा करके इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया। हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ कहना मुश्किल, लेकिन एक और अभिलेख है नागोद। नागोद अभिलेख के अनुसार हरिश्चंद्र का उत्तराधिकारी अजय सिंह नहीं था, अदक मल्ल था। नागोद है मध्य प्रदेश में, सतना में। लेकिन इनका भी क्या हुआ ये भी नहीं पता, ये गुमनामी के आगोश में खो गए। इनका एक वंशज बचा हुआ है बाद में, राठौर, जोधपुर के राठौर। मुस्लिम विद्वान एक और वंश को बुंदेला को इनका वंशज मानते हैं। एकमात्र अभिलेख है कोटवा अभिलेख। ये कहता है कि हरिश्चंद्र के बाद गढ़वाल साम्राज्य का अंत हो गया और वहां पर चंदेलों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चंदेलों ने। तो ये था पूरा इतिहास, इनका समझ में आ गया, इनकी ऐतिहासिक विशेषताएं। अब हम बात करेंगे इनकी प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में। अब इनमें से आने हैं एक या दो तथ्य, ज्यादा नहीं आने ना, लेकिन इसके लिए हमें सारा का सारा बताना है, सारा का सारा पढ़ना है, जी नहीं चुरा सकते। शाम वाली 6 बजे वाली क्लास में कौन लोग नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? तो 6 बजे वाली क्लास बंद कर दिया जाए, एक ही क्लास रहने दिया जाए। जिनके जेन्युइन कॉज है, ट्यूशन, तबीयत, उनकी तो चलो बात है। जिनके कोई कॉज नहीं है वो क्यों नहीं आते हो? शेड्यूल शो हो या ना हो, अनअकैडमी है ना, एप्लीकेशन है ना आपके पास, उसको टच करो, उसमें आएगा लाइव, उसको टच कर दो, हो गया। 6 बजे वाली क्लास है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स मतलब समझते हो? अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि आप लोग प्रोफेसर बनने के लिए प्रयासरत हो। ओके पूजा, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर जो आप सोचते हो कि ऐसा ही होता है, और जो एक्चुअली है, जो अनुभव में आता है, प्रैक्टिस अलग चीज होती है, थ्योरी अलग चीज होती है। तो ये फाउंडेशन कोर्स इसलिए रखा गया है ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा सके। तो उसे आप कभी बहुत सारी, कौन कौन आए थे उनको पता होगा, लाभान्वित हो सकते हो अगर होना चाहो तो। इसीलिए इसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। नहीं तो ये कोई बताता नहीं है, नो, ये खुद गिर गिर के सीखना पड़ता है। सभी लोग एनरोल कर लो जिनको नोटिफिकेशन चाहिए, तभी नोटिफिकेशन आएगा। देखो काजल को 90% नहीं पता था, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन सोचते हैं अरे ये तो लिखा है यूजीसी नेट, वो गिर गिर के, फिसल फिसल के, उठ उठ के चीजों को सीखा है खुद अपने अनुभव से, बहुत लंबा टाइम। बिकॉज इन माई आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन लॉफ इन इंग्लिश। महाराजा राजा
लक्ष्मीधर की कृत कल्पतरु है जिसमें ऐसी सूची मिलती है। तो सबसे ऊपर थे राजा जी, इट वॉज इंग्लिश, लॉ ऑफ इन इंग्लिश। राजा के बाद थे अमात्य, फिर पुरोहित, प्रतिहार यानी रक्षक, महल का रक्षक, सेनापति, टैक्स लेने वाला अधिकारी था भंडारगारक, और लेखा अधिकारी था अक्षपटलिक। चिकित्सक को कहते थे भीषक, ज्योतिषी को कहते थे नैमित्तक, ये सब अधिकारी है। प्रशासनिक विभाजन भी इनका था। राज्य का नाम था विषय, हालांकि सामान्यतः विषय कहते हैं जिले को, लेकिन पूरे राज्य को कहते थे। राज्य भी बहुत बड़ा नहीं था। इसके बाद कमिश्नरी को कहते थे पाठक, गांव के समूह को कहते थे पत्तल, फिर गांव, छोटे गांव को कहते थे पाठक। धर्म और संस्कृति की बात करें तो भगवान विष्णु सूर्य शिव के उपासक थे। खासकर कमौली अभिलेख में जयचंद को कृष्ण का उपासक कहा गया है। लेकिन उपाधि लेते थे परम महेश्वर। गढ़वाल शासकों के मुहरों पर गरुड़ की आकृति मिलती है। और इन्होंने बौद्धों को भी प्रश्रय दिया, क्योंकि गोविंद चंद की दो रानियां थी, कुमार देवी और वसंत देवी, दोनों बौद्ध धर्म को मानती थी। बोध गया में जयचंद का एक जयपुर लेख है। ये बौद्ध धर्म के प्रति रुचि को दर्शाता है। गढ़वाल अभिलेखों में जल कर का उल्लेख मिलता है, पानी पर लिया जाने वाला टैक्स। फुटकर व्यापारियों के वस्तुओं की बिक्री पर वसूला जाने वाला भी टैक्स मिलता है, उसको कहते थे प्रमणी, प्रमणी कर। एक और शब्द आता है गढ़वाल अभिलेख में, तुरुष्क दंड। तुरुष्क दंड है तुर्कों से टैक्स वसूला जाना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये तुर्कों को टैक्स देते थे, लेते नहीं थे, इस पर डिबेट। तुरुष्क दंड कर का उल्लेख मिलता है मनेर ताम्रलेख में। गोविंद चंद का है ये मनेर ताम्रलेख। So this is all about गढ़वाल डायनेस्टी। किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। परमार रह गया, परमार अगला जो डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। हाँ, वाटर टैक्स इन्होंने ही लगाया। जल्दी जल्दी काम निपटाने से बेहतर है चीजों को धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना।